इजराइल दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल देश है जो अपने एग्जिस्टेंस में आने से लेकर अब तक कंटिन्यूअस युद्ध लड़ते आ रहा है। और कभी कभी तो इजराइल ने एक ही टाइम पर दो फ्रंट पर युद्ध लड़ा है, लेकिन फिर भी इजराइल को आज दुनिया के डेवलप और प्रॉस्पर देशों में गिना जाता है। और 2023 में इजराइल की पर कैपिटा इनकम $52,000 थी, जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम से लगभग 5 गुना ज्यादा है, जो इजराइल को यूरोप की टॉप रिचेस्ट कंट्रीज में से एक बनाता है। अक्सर जब भी कोई देश किसी युद्ध या कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होता है तो उसकी इकोनॉमी पर इसका बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और युद्ध की वजह से होने वाले डिस्ट्रक्शन से उस कंट्री की ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन इजराइल के केस में इसका बिल्कुल उल्टा है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि 2023 में शुरू हुए गाजा कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इजराइल की स्टॉक मार्केट में 22% की ग्रोथ हुई थी। अगर इसे इंडिया से कंपेयर करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट सिर्फ यूएस की कोर्ट के एक स्टेटमेंट से ही क्रैश हो जाती है। हर देश की ही तरह इजराइल भी एक यूनिक कंट्री है जिसके अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ऑब्वियसली एक ही नाम आता है, यूएसए, जो लेट 1960s से इजराइल को $251 बिलियन की मिलिट्री और इकोनॉमिक असिस्टेंस देता आया है। इसी के साथ यूनाइटेड नेशंस पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस होने की वजह से इजराइल को सैंक्शन से सिक्योरिटी मिलती है। बिना यूएस के सपोर्ट के इजराइल अपने आप को इस तरह से डिफेंड नहीं कर पाएगा और ना ही बिना यूएस की प्रोटेक्शन के मिडिल ईस्ट में इस तरह के ऑपरेशंस कैरी आउट कर पाएगा जैसे आज गाजा, लेबनान और सीरिया में कर रहा है। लेकिन इजराइल की वेल्थ के पीछे यूएसए ही इकलौता कारण नहीं है, बल्कि इजराइल की इकोनॉमी इस तरह से डिजाइन की गई है जो वॉर टाइम कंडीशंस में भी लगातार ग्रो करे। क्योंकि इजराइल जब बना था तब पूरा अरब वर्ल्ड इजराइल के खिलाफ था, जिसकी वजह से इजराइल ने अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए सबसे ज्यादा डिफेंस सेक्टर पर फोकस किया। इसलिए आज इजराइल दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर्स में शामिल है और 2023 में इजराइल के डिफेंस एक्सपोर्ट $13 बिलियन थे। जहां वॉर और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सिर्फ तबाही मचती है, वही इजराइल ने वॉर और कॉन्फ्लिक्ट्स को अपनी ग्रोथ का एक सोर्स बना लिया है। पिछले 15 महीनों से इजराइल हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज था, जिसकी वजह से इजराइल की मिलिट्री स्पेंडिंग्स टोटल जीडीपी की 10% हो चुकी है और इसका प्रेशर पब्लिक फाइनेंस पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद बेंजामिन नेतन्याहू ने मिलिट्री स्पेंडिंग्स को और ज्यादा इंक्रीज किया। असली सवाल यहाँ खड़ा होता है कि कैसे इजराइल ने इतने लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच इतना अच्छा बैलेंस कैसे बना रखा है। इजराइल को 1948 में बनाया गया था, जिसका विरोध पूरे मिडिल ईस्ट ने किया था। इसलिए इजराइल बनने के तुरंत बाद ही चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिर चुका था, जिसकी वजह से इजराइल के लिए एक बड़ा मिलिट्री थ्रेट खड़ा हो चुका था और उस समय इजराइल की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। लेकिन बॉर्डर टेंशंस के चलते ज्यादातर रिसोर्सेज का इस्तेमाल डिफेंस पर किया जा रहा था, जिसके चलते बाकी सेक्टर्स को ग्रो करने के लिए बहुत कम रिसोर्सेज बचे थे। इसके ऊपर से इजराइल ने दो बड़े युद्ध, पहला 1967 में 6 डे वॉर और दूसरा 1973 में याम किपुर वॉर लड़ा, जिससे इजराइल की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन इसकी वजह से इजराइल ने अपनी मिलिट्री और टेक्नोलॉजी को डेवलप करना शुरू कर दिया। 1980s में चीजें बदलना शुरू हुई, क्योंकि उस समय इजराइल हैवी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था और जो इजराइल आज हम देख रहे हैं उसकी नींव इसी दौरान रखी गई थी। इससे पहले तक इजराइल में सभी सेक्टर्स पर गवर्नमेंट का कंट्रोल था, लेकिन इस क्राइसिस की वजह से इजराइल में प्राइवेटाइजेशन को एक बड़ा पुश मिला, जिससे इजराइल में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगी और हाईटेक इंडस्ट्रीज पर ज्यादा फोकस किया जाने लगा। इजराइल मिडिल ईस्ट का इकलौता स्टेबल और डेमोक्रेटिक कंट्री होने के साथ साथ यूएस का बहुत क्लोज था, जिसकी वजह से बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ इजराइल के अच्छे इकोनॉमिक रिलेशंस बनने लगे, जिसकी वजह से इजराइल को बिलियंस ऑफ डॉलर्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगी। और इसी समय इजराइल का डिफेंस सेक्टर सिर्फ इजराइल की बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था, बल्कि इजराइल की इकोनॉमी को ग्रो करने में अपनी भूमिका निभा रहा था। 1990s में इजराइल ने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए पहले टैक्स में रिलैक्सेशन और फिर 0% इंटरेस्ट रेट पर लोन देना शुरू किया, जिससे इन्वेस्टर्स के लिए नई इंडस्ट्रीज को फंड करने में बहुत आसानी हुई और इस सब के लिए पैसा फॉरेन इन्वेस्टमेंट से आ रहा था। और इस तरह इजराइल ने बिना किसी फाइनेंशियल बर्डन के अपने हाईटेक सेक्टर को ग्रो करना शुरू किया,
जिसकी वजह से बिग टेक जायंट्स जैसे गूगल और इंटेल ने इजराइल में अपने रिसर्च सेंटर सेटअप किए, जिससे इजराइल की रेपुटेशन एक ग्लोबल टेक हब के तौर पर बनने लगी। इजराइल द्वारा बनाई जा रही नई नई टेक्नोलॉजीज सिर्फ उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी नहीं थी, बल्कि इजराइल के सर्वाइवल के लिए ये बहुत जरूरी थी, क्योंकि इजराइल चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, जिससे उसके लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट हमेशा बना रहता है। इसलिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इजराइल के लिए एक जरूरत बन चुकी है। मिलिट्री यूज के पर्पज से बनाई गई टेक्नोलॉजीज के एक्सपोर्ट से इजराइल आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा है, जिसका एक एग्जांपल है इजराइल का साइबर सिक्योरिटी सेक्टर, जो पहले सिर्फ डिफेंस यूज के पर्पज से बनाया गया था, लेकिन 2023 में इजराइल ने इससे 10 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट किए थे। डिफेंस के साथ साथ सिविलियन मार्केट में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी से न सिर्फ इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी मजबूत हो रही है, बल्कि इससे स्टार्टअप ग्रोथ को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिला है, जिसने और ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया है। जो पहले इजराइल के लिए एक फाइनेंशियल बर्डन था, वह अब इजराइल के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का जरिया बन चुका है। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग हैं, जिसके लिए इजराइल अपनी जीडीपी का 5% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करता है, और इसलिए इजराइल को एक टेक पावर हाउस कहा जाता है। इजराइल की ग्रोथ का एक और बड़ा रीजन है मिलिट्री सर्विसेज, जहां लगभग हर इजरायली सिटीजन को मिलिट्री में अपनी सर्विस देनी होती है, जिससे हैंड ऑन एक्सपीरियंस विद एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लीडरशिप और टीम वर्क जैसी क्वालिटीज डेवलप होती हैं। इससे इजराइल के लिए हाई एफिशिएंसी वाली वर्क फोर्स जनरेट होती है, जो आर्मी में अपनी सर्विसेज देने के बाद इजराइल की इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करती है। जहां बाकी देशों में मिलिट्री से रिटायर होने के बाद वेटरन्स के एक्सपीरियंस का सिविल मार्केट में अच्छे से यूज नहीं किया जाता, वहीं दूसरी तरफ मिलिट्री से मिले एक्सपीरियंस की इजरायली कंपनीज रेस्पेक्ट करती हैं, और इस एक्सपीरियंस का यूज साइबर इंडस्ट्री और टेक में नई नई इनोवेशंस करने के लिए किया जाता है, जिससे इजराइल की इकोनॉमी तो बूस्ट होती है, लेकिन इसके साथ साथ टेक इंडस्ट्री को चलाने के लिए वेल एक्सपीरियंस्ड वर्कफोर्स मिलती है, जो इजराइल को बाकी कंट्रीज से अलग बनाता है। जहां इजराइल की नेबरिंग कंट्रीज ऑयल पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, वहीं इजराइल का फोकस होता है ह्यूमन कैपिटल, स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिससे इजराइल की पॉपुलेशन ही इजराइल के लिए सबसे वैल्यूएबल एसेट बन जाती है। इसलिए इजराइल अपनी सिटीजन्स की सिक्योरिटी के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करता है। इजराइल की इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे स्किल्ड वर्कफोर्स इनोवेशंस तो शामिल हैं, लेकिन बिना यूएस के कंसिस्टेंट सपोर्ट के आज इजराइल रीजन के सबसे अमीर देशों की लिस्ट में शामिल नहीं होता। इजराइल के बनने के बाद से यूएस इजराइल को लगभग 300 बिलियन डॉलर की मिलिट्री असिस्टेंस देता आ रहा है, जिससे इजराइल को अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है, जो इजराइल को बाकी कंट्रीज के मुकाबले में एक अपर एंड देता है। जहां बाकी कंट्रीज को अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स और मिलिट्री स्पेंडिंग्स को बैलेंस करके चलना पड़ता है, वहीं इजराइल यूएस एड की मदद से अपनी मिलिट्री को और ज्यादा पावरफुल बनाता है, बिना दूसरे सेक्टर्स के फंड्स में कमी किए। यूएस इजराइल को सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करता, बल्कि इजराइल को डिप्लोमेटिक बैकिंग भी देता है। अमेरिका यूएन में अपने इन्फ्लुएंस की मदद से इजराइल को उन सैंक्शंस और रेजोल्यूशंस से बचाता है जो इजराइल की इकोनॉमी को डैमेज कर सकते हैं। 2023 में इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के दौरान यूएस ने इजराइल के खिलाफ यूएन में लाए गए बहुत से रेजोल्यूशंस और सैंक्शंस को ब्लॉक कर दिया था। वहीं इजराइल के नेबरिंग कंट्रीज यूएस सैंक्शंस की वजह से इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही हैं। यूएस के फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट के बावजूद इजराइल पर कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान इकोनॉमिक प्रेशर बना रहता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते मिलिट्री ऑपरेशंस की स्पेंडिंग्स बढ़ जाती हैं, जिससे इन्फ्लेशन भी बढ़ती है, और बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान वर्कर्स को उनकी रेगुलर जॉब से हटाकर दूसरी जॉब पर लगाया जाता है, जिससे प्रोडक्शन पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इजराइल को जाने वाली फॉरेन इन्वेस्टमेंट में 70% की गिरावट हो चुकी है। इजराइल की इकोनॉमी भले ही इस तरह से डिजाइन की गई हो जिस पर वॉर और कॉन्फ्लिक्ट का ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, लेकिन इसकी भी अपनी एक लिमिट है। अगर कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति ज्यादा टाइम तक बनी रहेगी तो इजराइल की इकोनॉमी भी सफर करेगी।
लेकिन इजराइल ने दुनिया को बताया है कि इकोनॉमिक और कॉन्फ्लिक्ट को कैसे एक साथ हैंडल किया जाता है। इसके लिए इजराइल ने अपने सिटीजन्स को इस तरह से ट्रेन किया है जिन्होंने एक छोटे से देश को दुनिया के मोस्ट पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया है।